नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्शन के मूड में आ गया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह घोटाला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। हरिद्वार महाकुंभ में कोविड टेस्ट घोटाला। पैसों के लिए लाखों का फर्जी टेस्ट कर डाला। प्राइवेट लैब्स ने मचाई जमकर लूट। हवाई टेस्ट के लिए किसने दी खुली छूट। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुंभ मेले के दौरान कराई गई कोविड टेस्टिंग में प्राइवेट लैब्स ने कागजों में कोरोना जांच दिखाकर जमकर लूट मचाई और 1 लाख से अधिक फर्जी रिपोर्ट जारी कर दी। फर्जी नाम और पता दिखाकर नकली टेस्टिंग दिखाई गई। 50 से अधिक लोगों को रजिस्टर्ड करने के लिए एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया और एक ही घर से 500 से अधिक सैंपल लिए गए। एक एंटीजन टेस्ट किट से 700 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। जांच करने वाली एजेंसी और लैब्स में रजिस्टर्ड 200 सैंपल कलेक्टर्स कभी हरिद्वार गए ही नहीं। सभी सैंपल कलेक्टर्स छात्र, डाटा एंट्री ऑपरेटर या राजस्थान के निवासी निकले हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित कुंभ की अवधि में 9 एजेंसियों और 22 प्राइवेट लैब्स की तरफ से लगभग 4 लाख कोरोना टेस्ट किए गए और एक टेस्ट के लिए उन्हें 350 रुपए से अधिक का भुगतान सरकार ने किया है। मतलब साफ है कि घोटाला करोड़ों में हुआ है। मामले की जांच के लिए अब कमेटी का गठन कर दिया गया है और सभी लैब्स और एजेंसियों को भुगतान पर सरकार ने रोक लगा दी है। की जांच की कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था और ऐसा किया तो गलत है। 100% उनका पेमेंट भी नहीं होगा, नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। फिलहाल क्या स्थिति है सर पूरे प्रकरण? फिलहाल तो अभी जांच चल रही है और कोरोना की स्थिति अभी तो नियंत्रण में है। जैसा आप देख रहे हैं केस भी कम हो रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। नहीं, हमारे यहाँ से भी चल रही थी, लेकिन अभी मेरा कुछ भी बोलना ना, उसमें जांच हो रही है, तो जांच के हिसाब से जो भी आएगा, तो कुछ बोलना ठीक नहीं है। तो सर जैसे और अब आपको बताते हैं कि इस पूरे फर्जीवाड़ा का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल पंजाब के एक शख्स को जो कुंभ में गया नहीं था, उसको फोन पर हरिद्वार के स्वास्थ्य विभाग से कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट मिली। उसने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में शिकायत की, जिसने राज्य के अधिकारियों को फर्जी टेस्टिंग के लिए सतर्क किया। वहीं इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर अब सरकार के मंत्री जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से गंभीर मामला है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव है, उसको अगर आपने नेगेटिव का अगर आपको दे दिया, न जाने कितने लोगों को संक्रमित करने का काम कर रहा है। तो इसमें मैंने आपसे कहा कि जो धाराएं इस समय महामारी एक्ट की धाराएं हैं, वो सब इनमें लगेंगी। ऐसे दानवों को, जो मानवता के विरोधी हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई भी कितना से बड़ा व्यक्ति अगर दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि तीरथ सिंह की सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी जांच हो रही है, जांच होने दीजिएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में हुए फर्जीवाड़े पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। और ना सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर कई RT-PCR टेस्ट हुए हैं, बल्कि रैंडम रिपोर्ट दी गई है। बिना टेस्ट के नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों को करार किया गया है। ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि जिन लोगों का इस सारे प्रकरण में हाथ है, जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उन पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही सरकार करती है या नहीं करती। उत्तराखंड सरकार ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की जान की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना टेस्ट का दायरा बढ़ाया था।
ताकि कोई भी संक्रमित मेला क्षेत्र में प्रवेश न करे, लेकिन लैब्स ने टेस्टिंग को सिर्फ कागजों तक ही सीमित रखा और कुंभ में आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हुए और कईयों की जान गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि हवाई टेस्ट के लिए किसने लैब्स और एजेंसियों को खुली छूट दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो चलिए आज देवभूमि के चक्रव्यूह में हम बात करेंगे कि आखिरकार जो घोटाला सामने आया है इसने कितने लोगों की जान को सांसत में डाला। पहला सवाल। एक और अहम सवाल है कि क्या अब सरकार के तरफ से ये बात आ जाती है कि इस मामले में हम जांच करेंगे, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, बस इतनी सी बात के बाद कहानी खत्म हो जाती है। जब इस तरीके के आयोजन होते हैं, जब इस तरीके की चीजें होती हैं, जब सबको पता था कि कोविड के दौर में आपदा में अवसर कई लोग तलाश रहे हैं, तो सरकारी मशीनरियां क्या कर रही थी। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा मेरे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही हैं, संजय भट्ट साहब हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का स्वागत। और थोड़ी देर में नवीन ठाकुर साहब भी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल ठाकुर साहब आपसे ही है। एक और महाघोटाला सामने आ गया। अब इस पूरे प्रकरण पर सरकार की तरफ से पक्ष जरूर आया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सर सवाल यही उठता है कि भाई कार्रवाई तो आप कर देंगे, लेकिन इन लोगों की लापरवाही से जिन लोगों की जान गई, क्या उनकी जान लौटेगी? और जिस वक्त ये घोटाला हो रहा था उस वक्त आपकी मशीनरी क्या कर रही थी? आवाज नहीं आ पा रही है मुझ तक। आपको मेरी आवाज आ रही है ठाकुर साहब? लगता है नवीन ठाकुर तक मेरी आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर प्रतिमा सिंह भी कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं जुड़ी हुई हैं। प्रतिमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रतिमा जी, ये जो प्रकरण सामने आया है इसमें सवाल तो सबसे पहले ये उठता है कि चलिए आप कार्रवाई कीजिएगा, अच्छी बात है, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, और आपकी बात पर हम एतबार भी करते हैं कि आप एक्शन ले लेंगे। लेकिन जिस वक्त ये काम हो रहा था, महाकुंभ तो ऐसे बहुत बड़ा आयोजन था, तो महाकुंभ के दौरान जब इतनी बड़ी चीज हो रही थी तो सरकारी मशीनरियां क्या कर रही थी, ये सवाल तो पूछा जाएगा। बिल्कुल, और ये सवाल लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जब सवाल उठाता रहा है, चाहे वो हाईकोर्ट की टेस्टिंग के लिए सरकार को लताड़ना हो, चाहे वो कुंभ मेले में एसओपी का पालन ना करना हो, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने हमें सनातन धर्म के विरोधी बता दिया और जो है ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी की आदत है इस तरीके की राजनीति करने की। तो आज ये स्पष्ट हो गया है कि, और जिस तरीके से आप समझिए कि इस लैंसेट ने भी ये बोला था कि जो महाकुंभ है वो सुपर स्प्रेडर है। तो आज ये साबित भी हो गया, क्योंकि सरकार तो उस वक्त सिर्फ आपदा में अवसर ढूंढ रही थी। उसे लग रहा था एक और कुंभ चल रहा है, एक तरफ चल रहा है, और यही करते करते हम कोरोना जैसी महामारी जो है उससे निजात पा लेंगे। क्योंकि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री देश की जनता से ये कहते हैं कि आइए और माँ गंगा में डुबकी लगा लीजिए, कोरोना आपको छुएगा भी नहीं, उस प्रदेश के और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ और अदर जो ऑफिशियल्स हैं जो इस काम के लिए लगाए गए थे, उनसे आप किस तरीके की गंभीरता की उम्मीद कर सकते हैं? तो ये एक मेरे ख्याल से ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो आईपीसी में तो करना ही पड़ेगा आपको। साथ साथ जो पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है देश में, उसमें भी आपको इसको दर्ज करके, और ना सिर्फ अधिकारी, मेरी बात आप समझिए धर्मराज जी, ये अधिकारियों की बात नहीं है, यहाँ पर नेता और मंत्री भी उतने ही दोषी हैं जितने अधिकारी हैं। क्योंकि जब कुंभ चल रहा था, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी, जो स्वास्थ्य विभाग है जो कि मुख्यमंत्री के पास है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो ऑडिट करे कि हर दिन हरिद्वार में कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितनी रिपोर्ट पॉजिटिव है, कितनी रिपोर्ट निगेटिव है। क्योंकि हाई कोर्ट भी हर दिन ये कह रहा आपसे नहीं, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर प्रतिमा सिंह, अभी थोड़ी देर में नवीन ठाकुर साहब जुड़ जाएंगे, तो उनसे बेहतर तरीके से ना इसका जवाब आप दे सकती हैं, ना संजय भट्ट दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूं। हम तो सवाल उठाने का काम करेंगे, सत्ता पक्ष इसका जवाब देगा। भट्ट साहब, पूरा जो प्रकरण सामने आया है,
इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद आदमी अपना सिर ही पीट सकता है कि भाई आखिरकार इतना बड़ा खेल चल रहा था, कुंभ को लेकर इतनी तैयारियां हुई, इतनी सारी चीजें हुई, कई अधिकारी लोगों को ड्यूटी लगा दी गई, फिर कैसे ये घपला लोग कर दिया गया? देखिए धर्मराज जी, ये बात सीधी सीधी सी है आपदा में अवसर की। आपदा में अवसर के लिए चल रहा है, भगवान के नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो वही चल रहा है उत्तराखंड में भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ यही किया है। और जिस प्रकार से ये सामने आया है, हाईकोर्ट ने जब कहा था कि 50,000 टेस्ट रोजाना कीजिए अगर कुंभ करवा रहे हैं, तो एक तो इन्होंने 50,000 तो क्या 40,000 भी कभी नहीं पहुंचे, 35-36,000 मैक्सिमम टेस्ट एक दिन में पूरे उत्तराखंड में हुए, कुंभ की तो छोड़ दीजिए। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था, तो शायद इन्होंने घपला घोटाला भी साथ में कर दिया और ज्यादा टेस्ट दिखाने के लिए। नहीं तो हो सकता है कि ये 30-35,000 भी नहीं, हो सकता है ये 20,000 ही रोज टेस्ट हो रहे हो या 10,000 ही हो रहे हो, बाकी सारे वैसे ही आ रहे हो जैसे आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भट्ट साहब, मैं ये कहूं कि अगर 30,000 टेस्ट हुए, अगर वो जेन्युइन हुए, तो आप ये सवाल खड़े कर सकते हैं कि भैया आपको 30 नहीं 50 करने चाहिए थे, कोर्ट ने कहा था, तो आपको अपनी शक्ति के हिसाब से। अगर 30,000 भी हुए और वो जेन्युइन होते तो बात समझ में आती। यहां तो बताइए कि 700 लोग 800 लोग हैं एक पते पर। एक मिनट पर डॉक्टर प्रतिमा सिंह, तो एक एक जगह पर एक आदमी के नाम पर एक फोन नंबर पर 50-50 लोगों के टेस्ट शो हो रहे हैं ये, और उसमें बाकायदा 200 कुछ रुपए का, 200 या 300 रुपए का एक टेस्ट का चार्ज था। तो उसको जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये बात करोड़ों में जाती है, क्योंकि सरकार को पैसा तो उन लोगों को देना है, जो एजेंसियां थी जो भी आकर टेस्ट कर रही थी, उनको पता नहीं अभी पैसा को होल्ड किया गया है, कुछ पैसे दे भी दिए गए होंगे। नवीन ठाकुर साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। ठाकुर साहब, सर कैसे चलेगा? एक के बाद एक ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, ये तो आप लोगों के सामने बड़ा दिक्कतदारी खड़ी कर देंगी, जो वो भी चुनावी साल में। कैसे जवाब देंगे? देखिए धर्मराज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें अगर कोई अधिकारियों के साथ या किसी कंपनी ने घोटाला किया, लापरवाही भी किया, किसी कंपनी ने किया, तो तुरंत जो है पकड़ में आ रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो शायद ये पता भी ना लगता और जनता की गाड़ी कमाई इनकी जेबों में चले जाते इनके नेताओं। सर एक्सक्यूज मी, एक मिनट डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, एक मिनट। सर, ये नॉर्मल कोई उस आर्थिक घोटाला नहीं है कि आपने पैसे किसी ने ले लिए तो आप उसके, जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में करते हैं ना, कि जमीन को बिकवा दिए, उसको कुर्क कर लिए तो पैसे आ गए। यहां तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ। सर समझिए कि वो कितने लोगों तक संक्रमितों ने फैलाया होगा, फिर वो देश भर में गए होंगे तो वो कहां कहां फैला होगा। ये नॉर्मल मामला नहीं है सर। अब अगर बोलिए तो आज की तारीख में कुछ नहीं होना जाना, ये मैं कह रहा हूं। तो इसको आप पकड़ में आए, अच्छी बात है, सवाल तो यही है कि हुआ कैसे, इस पर हम बात नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि नॉर्मल मामला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार में तत्काल जो है कोई भी हेराफेरी, चाहे अधिकारियों की लापरवाही से या किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी की हो, तुरंत उस पर कार्रवाई भी होती है, जांच भी होती है, पकड़े भी जाते हैं। चाहे हमारे सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट ठाकुर साहब, ये मामला तब आया जब हरियाणा के एक शख्स के पास फोन गया और उसने ICMR को कंप्लेंट की, तब ये मामला आपके कंसर्न में आया। तो मामला तो पकड़ में नहीं आया था। नहीं, बिल्कुल पकड़ में आया और तुरंत, देखिए स्वास्थ्य सचिव ने तुरंत जो है DM हरिद्वार को आदेश दिया, जांच करके रिपोर्ट 15 दिन के अंदर देनी है। इस पर कमेटी भी गठित कर दी गई और वहाँ के सौरभ जी जो है इसमें जांच कर रहे हैं। कोई बड़े से बड़ा अधिकारी कोई भी इसमें होगा दोषी नहीं पाया जाएगा। देखिए सरकार ने तो ओपन टेंडर किया, उस ओपन टेंडर में मैक्स कॉर्पोरेशन ने टेंडर लिया और उसने 22 लैब से जो है ये टेस्टिंग कराई, और उसमें अगर उन्होंने घोटाला किया तो हर जगह तो देखिए मुख्यमंत्री या सरकार नहीं हो सकती ना। किसी निजी कंपनी ने घोटाला किया, हमारी सरकार का तो इसमें दोष नहीं है। नहीं सर, सरकार का दोष नहीं, तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही है, सरकारी आयोजन करवा रही थी। हम अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं। 100% उनकी सभी पेमेंट पर रोक लगाई है, किसी को एक पैसा पेमेंट नहीं हुई अभी, और जब तक विस्तृत जांच नहीं होती और इन जो भी घोटालेबाज इसमें हैं उनकी और नहीं, और इसमें तो ठाकुर साहब ये तो चलिए, एक आपने शायद 21, 20 या 22 लोग थे जिनको आपने टेस्टिंग का टेंडर दिया हुआ था। एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं, आप लोगों को पता होगा, 22 लोगों 22 कंपनी को टेंडर दिए थे। इसमें एक का है। अब तो मुझे लगता है कि सबकी जांच होनी चाहिए,
कि किसने किसने खेल किया है। आदेश दे दिए गए हैं, सब कंपनियों की जो है पेमेंट हो गई है, किसी की पेमेंट नहीं हुई है। ठीक है, अभी कुंभ जो है वाइंड अप हो रहा है, अभी तो जो है कुंभ का समापन हुआ और उसकी जो है अभी कोई पेमेंट नहीं हुई है। अभी कुंभ की जो समापन की और कुंभ बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो प्रतीकात्मक रूप से पहले जो है कुंभ का समापन हो गया, इसलिए जल्द लग रहा है। अब तक जो है कुंभ के बहुत सारे वहाँ पे कंपनियों के भी जो कार्यालय है। ठीक है, डॉक्टर प्रतिमा सिंह कुछ कह रही हैं, डॉक्टर प्रतिमा सिंह कुछ कह रही हैं, प्लीज। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही, जिम्मेदारी किसकी। पहली बात तो ये टेंडर, देखिए 2 तरीके से जिम्मेदारी दलदाजी सेट होगी। पहली बात जो टेंडर किसको दिया गया उसका भी पूरा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, क्योंकि आज जो प्रदेश की बंद ये पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं आया था। भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोगों को टेंडर दिलाते हैं, फिर घोटाला करते हैं, उस घोटाले के पैसे आपस में बंदरबांट होती है। इसकी जो जांच है वो 2 तरीके से होनी चाहिए, किसको मिला है और उसके बाद क्या पेमेंट रुकी है। जैसा कि नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता किसी की पेमेंट रुकी है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण, नहीं, आप ये बड़ा आरोप नहीं, आप ये कह रहे हैं कि किसी का पेमेंट नहीं, पेमेंट हो गया है, आप ये कह रही हैं। देखिए, क्योंकि सार्वजनिक रूप से देखिए, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो ये प्रूव कर रहा है कि पेमेंट नहीं हुई है। ये सिर्फ नवीन ठाकुर जी देखिए कह रहे हैं, और ना ही कोई कंपनी वाले सामने आके ये कह रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। जिसका पेमेंट 2 महीने से रुका होता, या तो भाई वो बड़ा अमीर ही आदमी होगा, कोई बहुत बड़ा भाजपा का विधायक मंत्री होगा जिसका पेमेंट रुका, वो नहीं आया। लेकिन निगम के कर्मचारी तो बेचारे 4 महीने से आप देखिए किस तरीके से पेमेंट के लिए भटक रहे हैं। और दूसरी बात, ये कुंभ का जो आयोजन था, कुंभ के आयोजन से पहले TSR 1 को इसलिए हटा दिया था क्योंकि वो केंद्र सरकार की SOPs को पालन कराने के लिए वो कहते हैं ना कि एकदम एडमेंट थे, और TSR 2 ने आते ही सारी SOP को बदल दिया। और वो सुव्यवस्थित जो एक ढंग होता है कुंभ कराने का, उसमें वो पूरी तरीके से विफल साबित हुए। ये हम चीज ठीक है, नहीं, एक पॉइंट आपने डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने आपने एक पॉइंट रेज किया, उससे मुझे 1-2 घटनाएं याद आती हैं। मुझे एक घटना इस वक्त याद आ गई, क्योंकि अमूमन कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने शुरू किया था, वो अलग अलग जगहों पर नाम दिया गया था, आपके उत्तराखंड में भी हुआ था, हर बीजेपी रूलिंग स्टेट्स ने किया था, जिसमें उद्योगपतियों को बुलाते थे और उनसे इन्वेस्टमेंट करवाते थे कि आप हमारी, हाँ, मतलब हर जगह उसका अलग अलग नाम था। उससे जो मेरा होम स्टेट था, वहां पर एक मामला सामने आया था, इसी आपके पॉइंट से मुझे बात याद आई, जिसमें एक कंपनी आती है, वो आकर लगभग 200-400 करोड़ का वो MOU सरकार से कर लेती है। पता चलता है कि उसकी हैसियत 50 करोड़ की नहीं है, और वो आकर 400 करोड़ का वो MOU कर लेता है। तो नवीन ठाकुर साहब यहां पर एक पॉइंट रेस किया है, वो बड़ा जेन्युइन है। ये जो 22 कंपनियां हैं, ये वाकई उस पेशे से जुड़ी थी या नहीं जुड़ी थी, या फिर ऐसे ही कुंभ में टेंडर निकला तो उन्होंने कंपनी क्रिएट कर लिया, ये भी एक जांच का पहलू हो सकता है सर। जैसे PM केयर फंड के वेंटिलेटर के साथ भी ऐसे ही हुआ था धर्मराज जी। ठीक है ठाकुर साहब, टेंडर में सारी जांच होती है, उसके बाद ये जांच का विषय है। हमने जो टेंडर किए, ओपन टेंडर किए, सभी कंपनियों ने टेंडर उसमें डाले। पहले टेक्निकल जांच हुई, टेक्निकल जांच में जो कंपनी सफल हुई उनको जो है फाइनेंशियल टेंडर डालने का मौका दिया। और प्रतिभा जी सही कह रहे हैं, इनके शासनकाल में ऐसा होता था। इनके शासनकाल में जो कंपनियों ने सुन लीजिए ना, आपके घोटाले को भी जानती है। मेरी समझ में नहीं आता कांग्रेस के प्रवक्ता इतने अधीर क्यों रहते हैं, इतनी बकवास क्यों है भाई, इतनी बकवास क्यों है? आपको सुनने का मौका क्यों नहीं रखते आप लोग? लगातार बौखलाएंगे, लगातार बीच में बोलेंगे, इनके साथ में कोई नहीं बोलता है। अच्छी खासी डिबेट का जो है ना, ये भंडी। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह को बोलता हूं कि मैम आप कुछ मत बोलिए प्लीज। ठीक है, श्योर। धनराज जी जब ये बोलते हैं, एक शब्द हमारे प्रवक्ता नहीं बोलते। नहीं ठीक है, आप बोलिए। चलिए, समय भी आरोप भी लगाना है झूठे, फिर सुनना भी नहीं है, सिर्फ भाग जाना है। चलिए ठीक है, कांग्रेस के लोग आप एक साल तक तो जो है टीवी डिबेट से भागे रहे लोग, अब टीवी डिबेट पे आने लगे तो ये पूरी जो है इसी तैयारी से आते हैं। इनकी टूल किट में यही समझाया जाता है, जब भी पोल खुले चीखना चिल्लाना शुरू कर दो, प्रवक्ता की आवाज दबा दो। अरे भैया, हमने कहा आपने टेंडर किए थे, आपकी कंपनी डिफॉल्टेड हुई कि नहीं हुई? 5 साल तक उसने कुछ नहीं किया, हमें ब्लैक लिस्ट करने पड़ी तो हमने रोड का निर्माण करवाया। हमारी सरकार ने टेंडर नहीं दिया हुआ है, और जब तक जो है वो पूरे बिल पूरी जांच के बाद ही हमारी सरकार द्वारा पेमेंट की जाती है। 1 रुपए की नए पैसे की पेमेंट नहीं हुई है। ये आपकी नवीन ठाकुर साहब, आप पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि 1 पैसा अभी तक उनको नहीं दिया गया है, क्योंकि मेरे पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। आप
बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, तो मैं आपसे एक वर्ड चाहता हूं कि आपके नॉलेज में क्या है, या फिर आप ये भी आप कह सकते हैं कि अभी आप श्योर नहीं है। मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर श्योरिटी है तो प्लीज क्लियर कीजिए। नहीं, बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि हमने कोई 1 रुपए की पेमेंट इन कंपनियों ने की है। डीएम हरिद्वार ने तत्काल रोक लगा दिया कि कोई भी पेमेंट, जो बिल उन्होंने जमा किए हैं पेमेंट के लिए, अभी तो कंप्लीट कंपनियों ने बिल भी जमा नहीं किए, क्योंकि वाइंड अप हो रहा है। सबको उम्मीद थी कि जो है कुंभ पूरा चलेगा, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के कारण हमें लगा कि ये जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत संतों से निवेदन किया कि इस कुंभ को जो प्रतीकात्मक कर दिया मतलब जाए। नहीं, फिर भी सर आधी ऑफिशियली 1.5 महीने से ऊपर का हो गया। आप ये कह रहे हैं कि अभी तक पेपर भी बहुत सारे कंपनियों ने सबमिट नहीं किए हैं, फिर वो सबमिट होंगे, वो क्रॉस चेक होगा, उसके बाद बिल का पेमेंट किया जाएगा। मैं आपकी बात तकनीकी तौर पर मैं आपकी बात समझ रहा हूं। संजय भट्ट साहब, जो बातें पूरे स्थिति निकलकर सामने आ रही है, उससे एक बात तो तय है कि सरकारों को यह समझना पड़ेगा कि भाई इस तरीके के जब आयोजन होते हैं तो आयोजन करवाने के साथ साथ आपको इस बात पर भी निगाह रखनी होगी। मैं आपको बताऊं, बिहार में बहुत बाढ़ आती है, ठीक है। बिहार में हर साल अरबों खरबों रुपए, बिहार में जब बाढ़ आती है तो वहां पर अरबों खरबों रुपया चढ़ावा चढ़ जाता है। क्यों? सबको पता है क्यों। हर साल का एक बजट आवंटित होता है, वो पैसा आता है, कहां जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो इस आपके यहां पर भी आपदा आती है, हर साल आपदा आती है, कई जगहों पर रोड ब्लॉक होते हैं, कई सारे बादल फट जाते हैं, उसका एक बजट होता है, तो उसमें बड़ा खेल चलता है। तो सरकारों को भट्ट साहब इस पर पैनी निगाह रखने की जरूरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जवाबदेही सरकारों की बनती है या नहीं बनती है? देखिए धर्मराज भाई, जब से तो हम ये सुनते थे जो आप कह रहे हैं ना कि बिहार में बाढ़ आती है तो नेताओं की मौज आ जाती है, लेकिन अब क्योंकि उत्तराखंड में भी आपदाएं कुछ ज्यादा आने लगी, न जाने क्या बात हो गई। आप अगर बात करें पिछले कुंभ की, यानी जो 9-10 में कुंभ हुआ था, उसमें कुंभ घोटाला हुआ। अखबारों की सुर्खियों में बड़े बड़े पेज, फ्रंट पेज पे छपा कि 900 रुपए हरिद्वार के अंदर ट्यूबलाइट ले जाने का, एक ट्यूबलाइट ले जाने का खर्चा तक हुआ। फिर उसके बाद आपदा आई, कांग्रेस की सरकार थी, तो आपदा में 950 रुपए का हाफ चिकन, 200-300 रुपए का आधा लीटर दूध, इस रेट के आरटीआई में खुलासे हुए कि घोटाला घपला हुआ। लेकिन हुआ क्या? तब एक का कांग्रेस ने दबा दिया, दूसरे का बीजेपी ने दबा दिया। ये एक दूसरे के घपले घोटाले दो बातें रहते हैं। लेकिन जो ये वाला मामला है, जो ये मामला आपने उठाया है, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। इसमें न जाने कितने की सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की जान गई होगी इस मामले से। नहीं, मैंने सीधे बोला फाइनेंशियल, ये सिर्फ इसको हम फाइनेंशियल स्कैम के तौर पर नहीं देख सकते। ये मैंने बहुत पहले क्लियर किया, फाइनेंशियल स्कैम नहीं है, बिल्कुल दूसरे किस्म का है। ठीक है, डॉक्टर प्रतिमा सिंह। कंप्लीट करूंगी। एक तो नवीन जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि टूल किट फर्जी साबित हो चुका है। संबित पात्रा के स्वीट को मैनिपुलेट, अरे देहरादून रहिए, दिल्ली मत जाइए, टाइम खत्म हो रहा है। तो मुझे जाना पड़ा, बस हो गई, खत्म हो गई। अब दूसरी बात समझिए, ये आप आज निकाल रहे हैं कि ये निगेटिव रिपोर्ट, आपको भी शायद पता होगा कि पिछले 15 दिनों से जो कवायदें चल रही हैं एमपी हाईकोर्ट से लेकर के, अभी आप देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट भी सक्रिय होगा। जो मौतों का घोटाला सामने आया है, अभी उस पर भी आप कल चर्चा करेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि कई मौतें तो ऐसी हैं जो कि सरकारी रजिस्टर पे उल्लेखित ही नहीं है, लेकिन आप शमशान घाट में उनकी जो अंतिम क्रिया है वो कोविड प्रोटोकॉल के द्वारा हुई है। तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने वात्सल्य योजना निकाल दी, कई इस तरीके की निकाल दी, लेकिन जो एक्चुअल नीडी है, जिसकी मृत्यु सच में तो जो है उस डेटा में अवेलेबल ही नहीं है। दूसरी बात रही कि आज आप इन निगेटिव रिपोर्ट का घोटाला समझ रहे हैं। आज जो जिस तरीके से कोर कमेटी की जब से भाजपा की बैठक हुई है, तब से ये स्थिति को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव के रण में कूद चुके हैं। जिस तरीके से हर दिन कोरोना के टेस्ट कम हो रहे हैं, ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और आप कहेंगे तो मैं डेटा दे सकती हूं। नहीं, देखिए, नहीं, उस पे ये फिर हमारे पास लिमिटेड टाइम है, बहस बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैं इसमें आपने जो बात कहा, इसमें एक पॉइंट मेरा भी हो सकता है, बट अभी वक्त नहीं है। ठाकुर साहब, मुझे बताइए बहुत संक्षिप्त में 10 से 15 सेकंड में, क्या ऐसी चीजें चुनावी साल में आप लोगों को, आपके दल को, आपकी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं?
देखिए धनराज जी, जनता सब जानती है और आदरणीय प्रतिभा जी को शायद पंजाब और राजस्थान की खबरों पे जो है विश्वास कर रही है, जो मौत का घोटाला बता रही हैं। कैप्टन अमरिंदर ने स्वयं स्वीकार किया कि तकनीकी गलती से जो है कुछ बैकलॉग नहीं चढ़ पाए थे। चलिए सर, मैंने प्रतिमा जी को भी टूल किट के मुद्दे पर प्रतिमा जी को भी बोला था देहरादून रहिए, दिल्ली कहाँ जा रहे हैं आप, तो और आगे बढ़ चंडीगढ़ चले जा रहे हैं, जयपुर से भी आगे है, छोड़ दीजिए। चलिए चलिए ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रतिमा सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये जो मामला सामने आया है ये आम घोटाला नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल या आर्थिक घोटाला नहीं है, ये एक संगीन मामला है और सरकार को चाहिए कि इस मामले में तह तक जाए और इस मामले को एक नजीर बनाए ताकि ऐसे महामारी के दौर में कोई आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करे। तो हमारा आज की चर्चा में बस इतना ही।